हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए, ये मेरा रहा फर्स्ट वीडियो ट्रिपल सी का। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मेरे इस चैनल पर त्रिपाठी टेक्निकल ज्ञान पर आपके सभी कोर्स के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ओ लेवल हो गया, आईटीआई में कोपा ट्रेड का हो गया, और बीटेक का भी हो गया सिलेबस, और कुछ ही दिनों में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके पहले भी जो है सभी कोर्सेस का अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। जैसे आपका ओ लेवल का प्लेलिस्ट बन गया है, मॉड्यूल फर्स्ट ओ लेवल का, और आईटीआई में कोपा ट्रेड जो होता है उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। और आपका ट्रिपल सी जो 3 महीने का कोर्स होता है, इसका एक प्लेलिस्ट बन गया है। और ट्रिपल सी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि ट्रिपल सी में कितने चैप्टर होते हैं और उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा मेरा ट्रिपल सी का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ था, उसमें डिस्क्राइब किया था कि कितने चैप्टर होते हैं ट्रिपल सी में। ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट वीडियो। इसमें मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है। इसमें चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 1 को मैं 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कवर कर लूँगा, और हर वीडियो मेरा 30 से 40 मिनट के बीच में रहेगा। आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट इतना तक का रहेगा। और मैं चैप्टर 1 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, कवर कर दूँगा। और इसी प्रकार से टोटल 10 चैप्टर है। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिपल सी का, तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिपाठी टेक्निकल ज्ञान पर प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बना है ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स। फर्स्ट वीडियो को देखिए क्या क्या सिलेबस है इसका, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है। तो बाकी जो है सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बन चुका है। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, ओ लेवल हो गया, आईटीआई से कोपा हो गया, बीटेक का कंप्यूटर साइंस का कोर्स हो गया, और इन सभी का तो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बन चुका है। और सभी का वीडियो भी आता रहेगा समय समय पर। बाकी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का अभी कोई प्लेलिस्ट नहीं बना है, बहुत जल्द ही उसका भी प्लेलिस्ट बन जाएगा और उसका भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपके पास कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर का वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो यदि आपको ये भी नहीं पता है कंप्यूटर क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कंप्लीट वॉच करिए। ये मेरा मानना है कि यह पूरा वीडियो आप देख लिए तो आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, और हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो ट्रिपल सी का सिलेबस एक ऐसा होता है जो कि ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स है 3 मंथ का। इसका सर्टिफिकेट नीलेट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और ये कोर्स कई इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, जिसका कुछ चार्ज लेते हैं 4000 से 4500। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करिए कि यदि आपको ट्रिपल सी करना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, 600 रुपये उसके फ़ीस लगते हैं। और आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से या सेल्फ स्टडी, यदि आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है तो आप सेल्फ स्टडी करके जो है ट्रिपल सी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप सिलेबस निकाल लीजिए ट्रिपल सी का, और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट से होता है तो वहाँ से 4000 से 4500 रुपये लगता है ट्रिपल सी का। बाकी कोई बात नहीं, यदि आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो कंप्लीट वॉच करिए। मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे जगह पर आए हैं।
हर एक टॉपिक अच्छे वे में, इजी वे में, बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज स्टार्ट करूँगा चैप्टर फर्स्ट। ठीक, तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, चैप्टर 1 में ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इन सभी टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा और इन सभी को जो है 3 वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सभी को कवर कर लूँगा। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर 2, ये रहा आपका चैप्टर 3। इसी प्रकार से आपका चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, ये 10th कंप्लीट हो गया। तो चलिए आता हूँ फर्स्ट चैप्टर पर। डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यदि आपके पास कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मान के चलिए बहुत अच्छे जगह पर आए हैं। और यदि यह वीडियो आप 10 से 20 मिनट देख ले रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बिना पूरा कंप्लीट वॉच किए कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। हर एक टॉपिक एकदम अच्छे वे में डिस्क्राइब होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसका मीन्स है कि यह इलेक्ट्रिक के द्वारा चलता है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। निर्देशों का मतलब यह है कि जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यदि मैं इससे कोई कार्य करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर को ऐड करना, जैसे 2+2, यदि मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर को ऐड करवाना तो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को उस पर यह प्रोसेस करेगा, देन उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर का कार्य कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, तो कंप्यूटर तो पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और यह इसका वर्क भी पता हो गया कि यह जो है हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। अब कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम जो है यह विदाउट हार्डवेयर के वर्क नहीं करेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कंबाइनेशन से बना है। ठीक है, यदि हार्डवेयर ना रहे केवल सॉफ्टवेयर रहे तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, यदि हार्डवेयर ना रहे केवल सॉफ्टवेयर ही रहे तो ये इम्पॉसिबल है, कोई वर्क इससे फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यदि हार्डवेयर ही रहे कोई सॉफ्टवेयर ना रहे तो भी जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि हार्डवेयर रहेगा सॉफ्टवेयर रहेगा नहीं तो प्रोसेस की प्रक्रिया कैसे होगी, किस प्रकार होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें कंबाइनेशन रहता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो हार्डवेयर वह पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली छू सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक, कई सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर, ये सब जो है हार्डवेयर में आते हैं। और इसके सॉफ्टवेयर भी होते हैं और उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उन सबको जो है आगे बताऊंगा, आगे उन सब का टॉपिक आएगा। बस यहाँ पर ये समझिए कि कंप्यूटर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है और यह हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कंबाइनेशन से बना है। और यह एक सार्वभौमिक मशीन है, मतलब कई सारे कार्यों को करने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर शब्द को कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, ये रहा इसका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन।
अब कंप्यूटर के कार्य करने की 3 स्टेप होते हैं। ठीक, कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। कार्य करने का स्टेप मतलब जैसे कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को जो है निर्देशों पर कार्य करता है। तो ये तो हमें पता है कि जो मैं चाहता हूँ कि हमें ये वर्क करवाना है तो कंप्यूटर वो कर देगा, लेकिन उसका कोई प्रोसेस तो होना चाहिए कि जैसे जो भी मैं चाहूँ कि ये वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है ये भी होना चाहिए। तो वही इसमें हेडिंग दिया गया है कि ये हेडिंग है कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या है इनपुट, दूसरा क्या है प्रोसेस और तीसरा क्या है आउटपुट। इनपुट होता है कि यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी वर्क करवाना होता है उसके रिलेटिव इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, जो वर्क करवाने के लिए उस इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है, देन इसके बाद फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या है, इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। ठीक, इनपुट के माध्यम से यूजर के द्वारा दिया जाता है कमांड या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को। अब प्रोसेस क्या होता है, ठीक, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है। जैसे मैं इनपुट के माध्यम से निर्देश दे दिया कंप्यूटर को, तो जो निर्देश गया तो वह गया प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेस क्या करता है, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए उस पर प्रोसेस करता है और फिर उसको क्या करता है इन्फॉर्मेशन में बदल देता है प्रोसेस करने के बाद। आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हूँ उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस, कंप्यूटर के कार्य करने का ये होता है प्रोसेस। ठीक, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया बढ़िया से। डियर स्टूडेंट, यदि कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो जो है कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको और भी डिटेल्स में इजी वे में बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और ये रहा आपका कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट ये 3 होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक यही 3 ही होते हैं, बाकी इन तीनों के अंदर क्या क्या होता है वो अलग से बताया जाएगा, लेकिन मेन यही 3 ही होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट, थर्ड सीपीयू। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट एंड सीपीयू। अब इन तीनों का अलग अलग वर्क होता है। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर रहा। ठीक है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसके माध्यम से सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और ये सीपीयू जो है वह जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सिस्टम को उस इंस्ट्रक्शन पर क्या वर्क करना होता है। ठीक है, क्या वर्क करना है ये सीपीयू मैनेज करता है। अब इसके अंदर कई पार्ट हैं, उसको आगे चल के बताऊंगा कि इसका क्या वर्क होता है, लेकिन ये सीपीयू के पास जाता है, फिर सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनका अलग अलग वर्क होता है, वो आगे बताऊंगा। और फाइनली प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या करता है, आउटपुट को फाइंड आउट करता है। ठीक, तो चलिए मैं चलता हूँ। ये रहा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के प्रमुख कंपोनेंट 3 हैं, तो उनका ये स्ट्रक्चर रहा। बाकी आगे चलता हूँ, बताता हूँ इसमें। देखिए, फर्स्ट है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट 3 हैं। फर्स्ट सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस पर प्रोसेस करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। विदाउट
CPU का कंप्यूटर कुछ वर्क कर ही नहीं सकता। ठीक है, इस प्रकार से ह्यूमन अपने माइंड के अनुसार ही कोई भी कार्य करते हैं, जो भी माइंड में आता है वही कार्य करते हैं। उसी प्रकार से CPU जो है सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का माइंड होता है। ठीक, तो चलिए आगे देखता हूँ कि CPU के भी पार्ट होते हैं। CPU में 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 कंपोनेंट थे। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब इसके भी अंदर 3 पार्ट्स हैं। CPU के भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट CPU, सेकंड ALU एंड थर्ड EMU। तो CPU का क्या वर्क होता है? CPU, ये फर्स्ट देखिए CPU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, इसका वर्क देखिए क्या होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करती है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सकें। मतलब देखिए, मतलब इसका ये होता है, जैसे जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि हमें यह वर्क चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमें 2 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो क्या करेगा, जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट सभी जो इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट देखेगा कि मतलब किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, इससे क्या करवाना है, किस प्रकार का रिजल्ट इसमें चाहिए। तो CPU क्या करता है, सभी को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, तो ये तो कंट्रोल किया। उसके बाद अगला वर्क आता है ALU का। ठीक है, तो ये देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, CPU जो होता है कंट्रोल यूनिट, यह सभी जो है इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। और इसके बाद ALU, ये क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का और लॉजिकल। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को जो है मैनेज करता है और फिर वह चेक करता है कि मतलब इंस्ट्रक्शन से क्या रिजल्ट चाहिए। तो CPU क्या करता है, ALU को सेंड करता है कि ये जो है प्रोसेस करो। ठीक है, प्रोसेस करो। तो ALU जो है प्रोसेस करने के बाद रिटर्न CPU को जो है आउटपुट सेंड कर देता है, CPU को। ठीक है, ये होता है वर्क ALU का। थर्ड में आता है मेमोरी यूनिट। यह CPU का एक हिस्सा होती है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है और फिर यह ALU को सेंड करता है इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के लिए। अब ALU क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद सेंड कर देता है CPU के पास, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट देखता है कि यदि इंस्ट्रक्शन आया है इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो वह सेंड कर देगा आउटपुट के पास। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के पास सेंड कर देगा CPU। और यदि दोनों प्रकार का इंस्ट्रक्शन आया है कि इसको मेमोरी में भी सेव करना है और इसका आउटपुट भी निकालना है, तो CPU क्या करेगा, उसको जो है मेमोरी में स्टोर कर देगा। ठीक, मेमोरी में स्टोर कर देगा। अब आपका देखिए मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में आगे जो है डिटेल्स में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये समझिए कि मेमोरी में क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। इतना मान के चलिए कि मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। अब जो प्रोसेस हमारा हो गया रहता है ALU के माध्यम से, उस डेटा को हम क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो मेनली CPU के ही 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड मेमोरी यूनिट। तो इन तीनों का यही वर्क होता है। CPU का वर्क होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करना सभी इंस्ट्रक्शन को। ALU का वर्क होता है कि उन पर जो है प्रोसेस करना। मेमोरी का वर्क होता है कि उनको स्टोर किए रखना। तो ये मेनली होता है CPU का वर्क। ठीक है, अब कंप्यूटर की विशेषताएं आगे आ रही हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं। अब कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो मान के चलिए ये है आपकी स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज़ है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्य को पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति होती है, गति, स्पीड, वह
कई गुना जो है अधिक होती है। यदि किसी कार्य को मनुष्य को दिया जाए करने के लिए, तो मनुष्य लगता है किसी उस कार्य को यदि मनुष्य 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से उसी कार्य को हम अच्छे से मैनेज करके 1 ही घंटे के अंदर कंप्लीट कर देंगे, आधे घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका स्पीड बहुत अधिक होता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी जो है विशेषताएं हैं स्पीड की, गति की। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक, सेकंड है एक्यूरेसी, शुद्धता। ठीक है, कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम करने में बहुत गलतियां करता है, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध गणना कर देगा। ठीक है, यदि कोई मैं कार्य किसी ह्यूमन को दूं करने के लिए, तो उससे जो है बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वही कार्य मैं कंप्यूटर सिस्टम को दूं करने के लिए, तो वह क्या करेगा, बहुत जल्दी, स्पीड तो उसका रहता ही है, और शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ जो है वह रिजल्ट को प्राप्त कर देगा। तो ये रहा इसकी विशेषताएं, मेन जो है इसकी विशेषता है। ठीक है, अब अगला आपका जो है थर्ड विशेषता क्या है, मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रखता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है यह बहुत तीव्र होती है। ठीक, इंसान को 1-2 घंटे का मूवी दिखाया जाए तो उसको जो है सभी मूवी में कुछ पार्ट्स जो ऐसे रहेंगे इंटरेस्टिंग, वही केवल याद रहेंगे, बाकी पूरी जो है टॉपिक नहीं याद रहेगा। कुछ है टॉपिक जो है याद हो पाएगा, लेकिन कंप्यूटर में जो है उसका जो माइंड मेमोरी स्टोरेज क्षमता बहुत तीव्र होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए अगला आपका है फोर्थ, डिलाइजेंस, परिश्रमी। ठीक, कंप्यूटर कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। देखिए, कंप्यूटर को यदि अच्छा मैनेज करने वाला हो तो इसको 24 घंटा क्या 36 घंटा क्या कई दिन तक जो है इस पे कार्य किया जा सकता है। लेकिन वही कार्य यदि किसी ह्यूमन के द्वारा करवाया जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि वह जो है इतना शुद्धता से, इतना स्पीड में और बिना थके जो है कर पाए। तो इसलिए जो है ये सभी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, जो कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आज के समय में कंप्यूटर जो है बहुत उपयोगी हो गया है। हर क्षेत्र में इसका जो है बहुत अधिक जो है उपयोग हो रहा है। आज के टाइम पे ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है कि जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग हो ना रहा हो। किसी भी प्रकार की कंपनी हो गई जो है, कोई भी हो गया, आपका मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कहीं पर भी जो आप देखिए वहाँ पर जो है 2-3 ऑपरेटर कंप्यूटर के बैठे रहते हैं, उनके डेटा, कंपनी के डेटा को मैनेज के लिए। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सभी जो है इसकी विशेषताएं हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, डिलाइजेंस, परिश्रमी। तो ये सब उसकी विशेषता हैं जिसकी वजह से यह इसका जो है दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अच्छे तरीके से पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करिए। मैं मानता हूँ और गारंटी के साथ कि यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी लव यू टू ऑल। और ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, और इसी एक और ये होती है स्वचालित, ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार ये अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता के इसे पूरा कर देती है। ठीक है, जैसे देखिए, मनुष्य यदि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंप्यूटर क्या करता है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर देता तब तक वह रुकता नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई फिजिकल समस्या ना आ जाए तो वह रुकता नहीं है जब तक उसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर देता है। ठीक है, इसका एक विशेषता ये भी है, ऑटोमेशन, स्वचालित। ठीक, देखिए, किसी भी काम में यदि उसकी खूबियाँ होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, तो उनमें जो है कुछ हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक काम जो है अच्छा ही हो, उसके जो कुछ खराबियाँ भी होती हैं। जैसे कमियाँ इसमें क्या हैं, ज़्यादा नहीं कमियाँ, लेकिन कुछ कमियाँ हैं। नो IQ। ठीक,
नो आईक्यू, कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। ठीक है, अब ये देखिए, कंप्यूटर है, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं विशेषताएं हैं, बहुत सारा ये वर्क करता है, बस एक कमी है इसके अंदर कि इसके अंदर किसी प्रकार की आईक्यू नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ठीक है, जिसके लिए मानव का उपयोग, मानव जो है उसको चलाता है, जिसकी वजह से मानव का वह गुलाम है। लेकिन आज के टाइम पे दिन पर दिन जो है इसका डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, एआई का ज़माना आ गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जिससे कि उसके अंदर की सोचने समझने की क्षमता आने का जो है प्रयास किया जा रहा है, लाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे रोबोट बन रहा है। ठीक है, उन सब पर जो वर्क किया जा रहा है कि जिसके कंप्यूटर के अंदर भी सोचने समझने की जो क्षमता होने लगे। ठीक, तो इसकी एक कमियां है कि इसके अंदर आईक्यू लेवल नहीं होता है, यह मानव का जो है गुलाम होता है। ठीक, और सेकंड है नो फीलिंग, इसके अंदर किसी प्रकार की फीलिंग नहीं होती, कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई भी भावना फीलिंग नहीं होती है। तो दो इसकी जो है कमियां हैं, बाकी तो इसकी विशेषताएं आपको पता ही होगा। जिस प्रकार से इसका यूजेज बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है दिन पर दिन, तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या जो है इसके विशेषताएं हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। ये तो आप लोग पढ़ लिए कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ क्या है। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए। और कंप्यूटर के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि ये हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। देखिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि वह जल्द ही कंप्लीट हो जाए। ये जो कंप्यूटर आज के टाइम पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हर एक क्षेत्र में इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिकों का, ठीक है, वैज्ञानिकों का कई सौ साल का जो है रिसर्च के बाद जो है इस समय पे जो है इस जगह पर आकर पहुँचे हैं सभी लोग कि जो है कंप्यूटर के द्वारा हर एक कार्य करवाया जा सकता है। तो इसके पीछे का जो है बहुत मेहनत है, उन साइंटिस्टों का बहुत मेहनत है। ये आज ही नहीं जो है ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बन के रेडी हो गया है। आज के लगभग कई सौ वर्षों के पहले जो है इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हो गया था। तब धीरे 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 जो है जाकर इसके बारे में धीरे धीरे जाकर किया गया, उसके बाद तब आज जो है इतना डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर है ये हमारे जो है 50 वर्ष ही हुए जो कि देखने में आ रहा है। बाकी इसके पहले जो है इसके इतिहास बहुत पुराने हैं, जो लगभग 16वीं सदी, 16वीं जो है शताब्दी से इसके रिसर्च चले आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे चलिए बताता हूँ क्या कैसे है। कंप्यूटर का हिस्ट्री यही है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है यह 50 वर्षों से चल रहा है, बाकी इसके बहुत पुरानी जो है हिस्ट्री हैं। ठीक, इसके पीछे जो है साइंटिस्टों का बहुत परिश्रम है, तब जाके हम आज ऐसे कंप्यूटर का वर्क देख रहे हैं, ऐसा ऐसा विशेषताएं उसमें हो जा रहा है। देखिए, फर्स्ट क्या है, अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है, इन तारों में पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं। अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और आज के समय में कैलकुलेटर ने अबेकस का स्थान ले लिया। ठीक है, देखिए, स्टार्टिंग में लगभग 16वीं शताब्दी में इसका तो स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसका विकास हुआ था। तो देखिए, उस टाइम पर ऐसा था कि मानव के पास किसी भी चीज़ का गणना करने का कोई यंत्र नहीं था, कोई साधन नहीं था। यदि उनको 2 नंबर को ऐड करना था, उनको गिनना था, तो उनके पास कोई ऐसा यंत्र नहीं था कि जिससे वह 2 नंबर को ऐड कर सकें। वो अपने उंगलियों का प्रयोग कर करके जो है गणनाएँ करते थे। लेकिन उस टाइम पर वैज्ञानिकों ने जो है प्रयास किया
और फिर जाके इस अबेकस का निर्माण किया सर्वप्रथम। तो अबेकस जो था ये लकड़ी का बना हुआ था और इसके अंदर मिट्टी के जो है गोली पिरोए रहते थे, लगाए गए रहते थे और उसी गोली को जो है बार बार रिपीट किया जाता था किसी भी अंक को गिनने के लिए। ठीक है। बाद में यह भी देखा गया कि जो भी सरकारी स्कूल प्राइमरी होते हैं वहाँ पर भी जो है क्लास 1, 2, 3 के जो है बच्चों को यह भी दिया जाता है स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए कि इसी से जो है वह अपने काउंटिंग का जो है मजबूत करते हैं, 1 2 3 5 4 5 जो भी गिनते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है अबेकस आया, इससे क्या होता था केवल हम ऐड करते थे और ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक, जोड़ते थे और घटाते थे अबेकस के द्वारा। ठीक है, इसमें केवल यही कार्य हुआ। तो जब यह कार्य हो गया तो फिर जो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके पीछे भी और रिसर्च किया और सोचा कि जब यह जोड़ और घटाना हो जा रहा है तो क्यों और ना इसके बारे में आगे भी कोई रिसर्च किया जाए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद नेपियर बोनेस, ठीक है, नेपियर बोनेस, ठीक है, नेपियर बोनेस एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोनस का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जैन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत का उपयोग किया था, इसलिए इस मशीन को नेपियर बोनस के नाम से जाना जाने लगा। अबेकस में क्या था, केवल हम ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, जोड़ घटाना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग सब करते थे। ठीक है, तो ये मान के चलिए इसमें मैं सब करता था। ठीक है, तो ये हुआ, इसका आविष्कार हुआ नेपियर बोन्स का। इसके बाद क्या आया, ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर। इसके बाद आया ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर। अब इसमें क्या हुआ, ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह उस समय का पहला स्वचालित कंप्यूटर था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने के लिए किया जाता था। ब्लेज पास्कल की इस मशीन और पास्कलाइन मशीन भी कहते थे, जो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। ठीक है, यह सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसकी में जो है जोड़, घटाना, गुणा भाग और पॉइंट वैल्यू सभी जो है वर्क होते थे। ठीक है, इसके बाद आया आपका डिफेंस इंजन। ठीक, डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफेंस इंजन रखा। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम डिफेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, उसमें 1 2 3 इनका ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट ये सब होता था। और इसमें क्या हो गया, 20 अंकों तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो सॉल्व किया जाता था। इस मशीन का उपयोग उन दिनों तक रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था और यह मशीन भाप से चलती थी। ठीक है, तो यह डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था 1822 में। इसके बाद एनालिटिकल इंजन आया। चार्ल्स बेबेज डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर, मतलब जो उन्होंने डिफेंस इंजन को बनाया तो उन्हें जो है और मोटिवेशन मिला कि जो मैं बनाया मेरा कार्य सफल रहा तो मैं ऐसा करूं कि कोई ऐसा वर्क करूं, ऐसा यंत्र बनाऊं जो इससे भी और अधिक बढ़िया हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स बेबेज डिफेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर एनालिटिकल इंजन को बनाया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार वर्ष 1830 में किया गया था। वो 1822 में हुआ था, यह 1830 में किया गया था, 12 साल बाद। ठीक है, यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार की गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखिए, इसके पहले जितने भी कंप्यूटर आए बस उसमें क्या होता था, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड यही सब होता था। लेकिन एनालिटिकल इंजन आने के बाद क्या हुआ, इसमें हम किसी भी जो है डेटा को स्टोर भी कर सकते थे।
जिसलिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है, क्योंकि यही जो है स्टोरेज की क्षमता जो है इन्होंने बताया। ठीक है, स्टोरेज की क्षमता इन्होंने बताया। इसके बाद आता है टैबुलेटिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। टैबुलेटिंग मशीन जब बना तो इसमें क्या होता था, आंकड़ों को जो है रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए जो उपयोग किया जाता था। टैबुलेटिंग मशीन का पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 की अमेरिकी जनगणना में किया गया था। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1880 में हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। होलेरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। स्टार्टिंग में टैबुलेटिंग मशीन को जो है 1880 में स्टार्ट किया गया था हरमन होलेरिथ के द्वारा, और लास्ट में यह 1924 में यह बहुत बड़ी कंपनी बन गई IBM, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई है। ठीक है, तो ये रहा। इसमें क्या होता था, पहली बार इसका यूज हुआ था USA में जनगणना के लिए। ठीक है, जनगणना के लिए यूज हुआ था, बाकी सभी डेटा को इसमें स्टोर किया गया था। इसके बाद आपका आया मार्क वन। हार्वर्ड आइकन ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार किया गया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही लॉगरिथम, एल्गोरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव हो गया था। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री की भी जो है गणनाएं करना संभव हो गया था मार्क वन कंप्यूटर में। इसके बाद आपका आया ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार प्रेस्पर इकार्ट तथा जोहन मैकली ने पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में किया था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर जो गणितीय ऑपरेशन को बहुत ही तेज गति से कर सकता था, और ENIAC कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, ENIAC कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके बाद आ गया EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसका निर्माण मॉरिस विल्क्स ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। EDSAC दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम था। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो यह रहा डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका हिस्ट्री, कंप्यूटर का हिस्ट्री। ठीक, तो अच्छे से समझ में आ गया है। और चलिए मैं अब आगे बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ये क्या होता है, कंप्यूटर को दो तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है, डाटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, कंप्यूटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसके क्षमताओं के आधार पर एवं उसके आकार के आधार पर। तो देखो, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ठीक, डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के पार्ट 2 में मैं स्टार्ट करूँगा, बताऊँगा, क्योंकि ये जो है 38 से 40 मिनट का वीडियो लगभग बन चुका है। बस इतना जो है बहुत है, बाकी अगले जो है वीडियो में बताऊँगा मैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मेरा मानना है कि यह वीडियो यदि आप देख लिए होंगे कंप्लीट, तो आपको जो है और वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड उन सभी के पास शेयर करिए जिसको जो है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना है। ठीक है, बाकी लव यू टू ऑल, थैंक यू।